नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका अभिनंदन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपनी एक बच्ची के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसका नाम है रीटा। रीटा एक बच्ची है जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी रेपो है, एंड whenever she comes to me, she talks about birds, and especially तोते के बारे में। मेरे को मिलते ही कह देती है, मैम मेरे घर में तोता है। तो मैं उसकी बात सुनती रहती हूँ, और जब बात सुन के मैं उसको जब पूछती हूँ कि आज आप स्कूल कैसे आए, मैडम मेरा तोता है ना, ग्रीन तोता है घर में। तो शी विल डिस्टर्ब मी एंड शी विल टॉक ओनली अबाउट तोता। और फिर ये भी बात मैंने एक और नोटिस करी है कि जब भी वो मेरे से बात करती है ना, मेरी तरफ देखती नहीं, मेरी आंखों में नहीं आंख डाल के देखती। जब हम बात कर रहे होते हैं कभी कभी बहुत सारी आवाजें भी आ जाती हैं साइड से, तो वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, और कभी तो वो कमरे से बाहर निकल जाती है, और या कई बार वो अपने कानों में हाथ लगा देती है, बंद करना चाहती है अपने कान। इस तरह से मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है अगर जरा सा भी उसके हिसाब से काम नहीं किया जाए तो जब मैं ये बता रही हूँ तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये बच्चे के साथ कौन सी कंडीशन हो सकती है? I'm sure some of you may think she may come under the autism spectrum disorder. Yeah, you're right, but there are many other characteristics. There are many other, diagnostic characteristics जिसके बेस पे हम कहेंगे बच्चों को ऑटिज्म की कैटेगरी में डायग्नोज करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है बहुत लोगों ने अलग अलग दिया है, पर आज हम जो बात करेंगे DSM-5 के अंडर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्या है, ठीक है? तो DSM क्या है आपको पता ही होगा, पहले भी हमने बात करी है। व्हाट इज DSM? या डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, एज पर DSM-5, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, सो फ्रेंड्स, व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम? बिकॉज ऑटिज्म अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली। कुछ बच्चे बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही लो फंक्शनिंग होते हैं, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा गया। तो आज हम देखते हैं कि DSM-5 के हिसाब से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम ध्यान में रख के कह सकते हैं कि बच्चा जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ सकता है। पहला क्या है? डेफिशिएंट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। इसके अंदर 3 कैटेगरीज है एंड ऑल द 3 शुड बी प्रेजेंट। ओके, वो क्या है? डेफिशिएंट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। सेकेंड क्या है? डेफिशिएंट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स। और तीसरा क्या है? डेफिशिएंट्स इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। अब सेकेंड कैटेगरी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रिपेटिटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। और इसके अंदर ये 4 कैटेगरीज है, इनमें से कोई सी भी 2 प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एक क्या है? रिपेटिटिव मूवमेंट्स, में बताऊंगी व्हाट डू आई मीन बाय दैट। दूसरा क्या है? इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस एंड रूटीन्स। तीसरा क्या है? हाईली रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या टॉपिक्स या एक्टिविटीज पे, इंटेंस फोकस। चौथा क्या है? सेंसरी सेंसिटिविटीज, ओवर और अंडर रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट्स लाइक साउंड, लाइट, पेन, टेक्सचर। ओके, सो ये तो क्या बताया मैंने? As per DSM-5, there are 2 main characteristics. Under first, there are 3 categories. Under the second, there are 4 categories. Okay, so let us understand each of this one by one. पहला क्या देखा हमने? Persistent deficits in social communication and social interaction. As I said, ये तीनों जो मैं अभी बताऊंगी, तीनों बच्चे में प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, जैसा कि पहले क्या है? What do you understand? Deficits in social emotional
रेसिप्रोसिटी, इसका क्या मतलब है कि जब आप बच्चों को नाम से बुलाते हो तो वो आपको जवाब नहीं देता है, और जब आप उसको हेलो कहते हो ऑब्वियसली वो उसका जवाब भी नहीं देता है, और जब आप उसके साथ बात कर रहे होते हो तो वो टर्न नहीं लेता है। कॉन्वर्सेशन क्या होती, मैं बोलूंगी और फिर आप बोले, पर इन बच्चों के साथ क्या होता है, मैं बोल रही हूं तो वो बच्चा आपको वापस आपके साथ बात नहीं, तो देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन। और तीसरा क्या है, डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि उनको जो है दूसरों के साथ फ्रेंड्स बनाने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, सो ये मेन चीजें जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो सोशल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है, सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, डेफिशिएंट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स। सो डेफिशिएंट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर का क्या मतलब है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? एक तो होती है वर्बल, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपके साथ, पर अगर मैं बोल रही हूँ व्हाट डू आई से, व्हाट एम आई सेइंग, बैड जॉब, ठीक है। नो, व्हाट एम आई सेइंग, that don't do this, okay, but I'm not saying it, I'm making gestures but I'm still communicating with you। तो इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, इनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती है, राइट। जैसा कि लिमिटेड आई कांटेक्ट मैंने बताया, वो हमारी तरफ देखते ही नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं बनाते हैं, सेम फ्लैट फेस रहता है उनका, जेस्चर्स भी वो ज्यादा नहीं चेंज करते हैं एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर द सोशल सिचुएशन। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, द चाइल्ड में अवॉइड आई कांटेक्ट। अभी मैंने रीटा के बारे में भी बात करी थी, जब मेरे से बात कर रही होती है तो मेरी तरफ दिखती नहीं है, तो ये अक्सर देखा गया है। और या मेरे जेस्चर्स को समझती नहीं है, यू नो, और मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं गुस्सा हो रही हूँ या मैं उससे खुश हूँ, उसको इसका कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट थर्ड क्या था, डेफिशिएंट्स इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। एक तो वो मेंटेन रिलेशनशिप कर सकते, राइट, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने देखा उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं सोशल रिलेशनशिप्स, और फिर अंडरस्टैंड तो बिल्कुल नहीं कर पाते रिलेशनशिप्स, ओके। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ओके। प्रेफर्स अकेला, अकेले खेलना पसंद करते हैं, और ग्रुप एक्टिविटीज में आप देखोगे कि वो अक्सर नहीं इन्वॉल्व होते, अपने आप अकेला खेलेंगे, क्लासमेट्स के साथ नहीं खेलेंगे। जो और बच्चे खेल रहे हैं सब इकट्ठे, तो ये अकेला, जैसे कि आप देख रहे हो, वो खड़ा रहता है, उसको उनके साथ मिक्स होने की कोई इच्छा नहीं होती। तो ये जो तीन हमने चीजें अभी बताई, तीन तरह के बिहेवियर इन द फर्स्ट कैटेगरी, ये तीनों बच्चों में प्रेजेंट होने चाहिए, इससे पहले कि आप बच्चे को कहो कि ये, मैं ये नहीं एकदम कह सकती रीटा जो है स्पेक्ट्रम के अंडर आ सकती है, शी हैज सम फीचर्स, पर मेरे को ये पूरा उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, तभी मैं कह पाऊंगी। तो ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी पे, सेकेंड कैटेगरी क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड रिपेटिटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। इसके अंदर जो है चार हमने चीजें दी हुई है, चार तरह के व्यवहार दिए हुए हैं, चार कैटेगरीज हैं, उसमें से कम दो प्रेजेंट होनी चाहिए इन बच्चों में। तो पहली वाली कैटेगरी क्या है, जैसा कि मैंने बताया, रिपेटिटिव मूवमेंट्स हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स भी है, रेपिटेटिव स्पीच भी है। मूवमेंट्स क्या है, एक ही तरह का मूवमेंट, एक ही तरह का, हैंड फ्लैपिंग करता रहेगा, ये करता रहेगा। कुछ बच्चे हैं पत्तों को लेके, इसको भी मैं ऐसे ऐसे करता रहेगा, यू नो, अगर मैंने ब्लॉक्स दिया उसको एक ही तरह से बनाता रहेगा। तो ये क्या है, रिपेटिटिव चीजें हैं, उसका जो है, जो काम कर रहा है, जो मूवमेंट्स हैं वो रिपेटिटिव है, ओके। और दूसरा क्या है, स्पीच भी रिपेटिटिव है, एक ही चीज को बार बार, तोता तोता तोता, यू नो, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, तो जो भी आप बात करोगे वो बोलते रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन,
इसको हम कहते हैं इकोलेलिया। ठीक है, तो आपने बच्चों को देखा होगा, अगर ब्लॉक्स दे तो वो एक ही लाइन में लगाएगा, पत्थर दे तो उसको एक ही लाइन में लगाएगा। You know, so this is called engaging in the behaviors which are repetitive. Okay, let's see what is the next one. He may repeat the same phrase from a cartoon. जैसे कि मैंने बताया, रीटा सारा टाइम तोता तोता करती रहती। कोई बच्चा होगा, कोई कार्टून उसको पसंद आया है, डोरामन, वही बोलता रहेगा। जो भी बच्चे का जो टीवी पे कुछ देख रहा है तो वो बोलता रहेगा। कहने का मतलब सारा टाइम वो आप कुछ भी बात कर रहे हो पर वो बारी बारी वो बोलता रहेगा। तो अनयूजुअल बिहेवियर होता है, बॉडी मूवमेंट सच एज फ्लैपिंग हैंड्स, रॉकिंग और जंपिंग, अपनी बॉडी को मूव करते रहना। सो ये सब जो है ये रिपीट करते रहना इज द मेन बिहेवियर। एंड इनएप्रोप्रिएट अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कई बच्चों का तो फर लेके बैठे रहना, कई बच्चों तो कि एक कुछ भी चीज पसंद आ गई, कईयों को मैंने देखा जो ग्लव होता है उसी को हाथ में लेके चलते हैं, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। तो लाइक ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो वो ही करते रहते हैं। कोई अगर ट्रेन से फैसिनेटेड है तो वो उसको ही देखता रहेगा, कार से फैसिनेटेड है तो उसी टॉय से खेलता रहेगा, और बाकी और सामने आसपास क्या हो रहा है वो उससे बिल्कुल ही वंचित है, उसको वो टोटली इग्नोर करता है। ये बच्चे को देखो, आप इससे ही प्यार है अपने घड़े से, किसी को अपने पेंसिल से, किसी को अपने किसी स्पेसिफिक कपड़े से, किसी स्पेसिफिक टॉय से। ओके, सो ये सब चीजें जो हैं ये देखी जाती हैं इन बच्चों में। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी क्या है? इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस एंड रूटीन्स। जैसे कि मैंने अभी पहले बता ही दिया, हर चीज जैसे रोज होती है वैसे ही होनी चाहिए, सेम। ओके, एंड रूटीन, जो रूटीन बना हुआ है, हम सबका रूटीन है। हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह वो सब करके हम अपनी बस पकड़ते हैं, बस पकड़ के हम स्कूल में आते हैं, राइट। पर अगर किसी दिन बस नहीं आई और पापा को स्कूल में बस में छोड़ना पड़ गया, बच्चा डिस्टर्ब हो जाए। और एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल आ गया पर आज उसकी क्लास में जो रोज टीचर होती है आज वो एब्सेंट है, तो बच्चा डिस्टर्ब हो गया। और या उसका जो टाइम टेबल है, उसको पता है सबसे पहले मैम मुझे एक ट्रे में वेजिटेबल्स की पहचान करा रही है आजकल, और उसके बाद वो मुझे म्यूजिक की क्लास कराती है। पर मैडम ने वेजिटेबल की ट्रे के बाद म्यूजिक की क्लास ना करा के वो प्लेग्राउंड में ले गए, तो बच्चा कहता है मुझे तो खेलना ही नहीं, क्योंकि उसका रूटीन जो है बदल गया। तो ये अक्सर पाया जाता है कि उनका जब रूटीन बदल जाता है उनको बहुत बुरा लगता है, उनको मुश्किल लगती है टू कोप अप। अब दूसरे बच्चे जो हैं, आप समय हम तो कोप अप करते हैं, ठीक है टीचर नहीं आई तो आज दूसरी टीचर आ गई, बट इन बच्चों को बहुत मुश्किल आते बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इनके लिए। तो इनको वापस काम पे लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी बदलाव हो, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एट स्मॉल चेंज, छोटा सा भी अगर चेंज कर दिया जाए तो जैसे अगर टेबल पे ये बच्चा रोज इस कुर्सी पे बैठता है पर उसकी कुर्सी आज बदल दी, मम्मी ने दूसरी तरफ रख दी, या पीछे कुशन रखता है आज कुशन नहीं रखा, चाइल्ड विल गेट डिस्टर्ब्ड, ही विल नॉट एक्सप्रेस बट ही विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड शो सम काइंड ऑफ बिहेवियर। सो एज आई सेड कि रोज जो एक रूट से आता है, आज वहां पे ट्रैफिक था तो दूसरा रूट ले लिया, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। सो दिस इज द मेन थिंग, इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस एंड रूटीन, सेम चीजें उसको बारी बारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट, हाईली रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं कि हमारे टिपिकल बच्चे क्या होते हैं, आज बॉल से खेल रहे हैं कल वो फुटबॉल से भी खेलना शुरू हो जाएंगे, आज हॉकी खेल रहे हैं तो कल बास्केटबॉल भी खेल लेंगे, दे विल डू ऑल काइंड ऑफ थिंग। पर ये बच्चों का रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, जो एक बार एक बॉल से खेल रहे तो बॉल से खेल, ठीक है। इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक ऑब्जेक्ट के साथ ही प्यार है, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो पेन है, चाहे वो पेंसिल बॉक्स है, चाहे कोई टुकड़ा है किसी कपड़े का, या कोई बाहर से कोई लीफ उन्होंने तोड़ ली। तो ये सब जैसे कि मैंने बताया, द चाइल्ड में बी फैसिनेटेड बाय ट्रेन्स और डायनासोर्स एंड टॉक अबाउट देम ऑल द टाइम, और दूसरे टॉपिक जो उनको
इग्नोर करेगा। तो इंटेंस फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज। एक्टिविटीज भी मैंने आपको बताया वही एक्टिविटी करेगा जो वो रोज करता है, ठीक है, जो ब्लॉक्स को साइड में लगाने की, या पत्तियों के साथ कोई खेलने की, या बीड्स के साथ कोई एक पैटर्न बनाने, सेमनेस। देन फोर्थ वन इज सेंसरी सेंसिटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इसका? कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच, टू लाइट, टू साउंड, टू टेक्सचर। आइदर दे हैव हाइपर सेंसिटिविटी और दे हैव हाइपोसेंसिटिविटी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चों से, मैंने अभी रीटा का भी एग्जाम्पल दिया, कि जब बहुत सारी आवाजें शुरू होने लगती तो अपने कान बंद कर लेते, ठीक है। और जो है कुछ तरह के कपड़े हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मोटे कपड़े पहना दो, सर्दियों में भी ब्लैंकेट घर में लेने से उनको अच्छा नहीं लगता, उनको एक सूदिंग रजाई पतली सी दो तो ज्यादा अच्छा लगता है। So they are showing sensitivity to certain kind of a fabric, certain kind of a material. तो क्लोथ्स के साथ भी हो सकती है, फैब्रिक के साथ सेंसिटिविटी हो सकती है। और कई बार वो अपने सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ व्यवहार दिखाते हैं जो हम सोचते हैं उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है, पर हमें मेक श्योर करना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है। सेंसरी स्टिमुलेशन के बारे में आप देखते हैं कि बच्चों को ना स्पिनिंग बहुत अच्छी लगती है। आपने इन बच्चों को देखा होगा, मूविंग चीजें इन बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनसे उनको सेंसरी स्टिमुलेशन मिलती है। और कुछ टेक्सचर उनको बार बार पकड़ने के, आपने देखा होगा टीचर बार बार उसको ऐसे करती रहती, बिकॉज दैट इज गिविंग यू सेंसरी स्टिमुलेशन एंड द चाइल्ड इज डूइंग हिज एक्टिविटी। सो यू हैव टू नो योर चाइल्ड वेरी केयरफुली। तो हमने ये 4 बातें बताई, इन चारों में से कम 2 प्रेजेंट होनी बहुत जरूरी है। और पहली वाली कैटेगरी जो थी वो कौन सी थी? सोशल वाली, डेफिशिएंट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, उसमें से ऑल द 3 शुड बी प्रेजेंट। और जो दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज, ये 4 जो मैंने बताई, इनमें से एटलीस्ट 2 प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये है, और इसके साथ साथ हमने और देखा है, अगर ये है तो हम बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं दैट ही मे बी अंडर ASD, he may fall under the spectrum। ये तो कोर क्राइटेरिया था, ठीक है। पर इसके साथ साथ हमने जो और चीजें देखी हैं वो भी हम देखते हैं इन बच्चों में। डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ठीक है। बच्चा जो है अपने हम उम्र के बच्चों के हिसाब से लेट बात शुरू करता है। और ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स जो है वो भी वो यूज करता है। लाइक आप देखते होंगे अपने स्कूलों में हम इन बच्चों के लिए विजुअल यूज करते हैं, जिसको हम, आप जब स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे तो पिक्चर कम्युनिकेशन का पेक्स का नाम आता है। तो वो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन यूज करते हैं। और बच्चे को मम्मा कुछ चाहिए तो मम्मा को पकड़ के फ्रिज पे ले जाएंगे कि मुझे ये दे दो। तो डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑब्वियसली उनको जोक्स नहीं समझ आते, अगर उनको कुछ हंस रहे हैं सब तो उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, उसको पता नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्लास में टीचर ने कुछ जोक बोला, सब हंस रहे हैं, बट दिस चाइल्ड इज विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी इमोशन। कोई बच्चा रो रहा है, उसको चोट लग गई है, they will just go away, without even paying attention to that. What is the definition of ASD? क्या डेफिनेशन होगी? हमने 2 चीजें डिस्कस करी। The most recent definition of autism spectrum disorder is, सबसे पहले तो क्या है? It is a neurodevelopmental disorder or condition which is characterized by 2 चीजें, by persistent deficits in social communication and interaction, जिसमें कि all 3 should be present, and restricted repetitive patterns of behavior, interest and activities, जिसमें कि हमने आपको 4 बताए और उसमें से 2 प्रेजेंट होने चाहिए। So this is the current definition of autism, और ये एग्जाम में आ जाती है तो आपको ये बतानी पड़ेगी। So ये तो हो गए हमारे how do we diagnose children who fall under the spectrum ASD. What are the various myths about autism? सबसे पहले लोग सोचते हैं कि it is caused by bad parenting। ये बिल्कुल गलत है। It can happen to anyone. It is a neurodevelopmental condition with genetic and environmental factors. Parenting style से इसका कोई लेना देना नहीं।
दूसरी मिथ क्या है कि ऑल ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. All don't have. There are some children who are pure autistic, and they are very high functioning. Next क्या है? Autistic children do not want friends. ऐसा कुछ नहीं है. They don't want friends. They want friendship, but they struggle social interaction. That is their characteristics. Then autism can be cured. And like any other condition, it can't be cured. It is a lifelong condition, but yes, early intervention and therapies will help the children to develop skills which are important for his independent life. Okay. Next is all autistics have special talents. जिसको हम क्या कहते हैं? 7 skills. कई बार क्वेश्चन आ जाता है. What do you understand by 7 skills? It means special talents. ये कहा जाता है कि सारे ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ स्पेशल, दे आर म्यूजिशियन, दे आर सिंगर्स, like that. But that's not true. While some have exceptional skills, some have wonderful memory, some have wonderful math skills, some can work on computers very efficiently, but it's not that everyone is like that. आगे, vaccines cause autism. ये भी एक बहुत बड़ा हुआ था कि vaccines की वजह से autism हुई, but that's not correct. Scientific studies have repeatedly confirmed कि vaccines का autism के साथ कोई लेना देना नहीं है. Autistic children cannot communicate. ये तो हमने पहले ही बताया है कि some individuals are non-verbal. ये हमने पहले ही कहा. But they learn to communicate in different ways. हम सिखाते हैं उनको through pictures, through gestures, through assistive technology. They can communicate very well. So जिसको हम कहते हैं AAC, augmentative and assistive communication. Next क्या है? Autistic individuals lack emotions. Is that true? Autistic people experience emotions deeply. आप ये नहीं कह सकते इनको, but वो express नहीं कर पाते हैं. Next is autism only affect boys. ऐसा नहीं है, even girls can have autism, but ऐसा देखा गया है कि it found more often in boys. Okay. Last is all children with autism are the same. No two children are same. As we said, it's a spectrum, meaning each individual is unique, having his own strengths, having his own challenges, having his own needs, और सबका इंटरवेंशन उस हिसाब से ही होगा. एक इंटरवेंशन सबके लिए काम नहीं करेगी. Do fill in the blanks. Autism spectrum disorder is a dash developmental disorder. The answer is neurodevelopmental. Children with ASD often have difficulty with dash communication. Answer is social communication. Repetitive behavior and restricted interest are known as, I just told you, they're known as stereotyped behaviors. Lack of eye contact is a common feature of autism. Okay? ASD affects individuals differently, hence it is called a spectrum. Many children with autism have sensory dash or aversions. Sensory sensitivities. Early signs of ASD can appear as early as पैदा होते ही नहीं आ जाते. कब आते हैं? At least 1.5 साल में. Okay, so the answer is 18 months. Play is often limited or absent in children with ASD. कौन सा play absent होता है? जो मैंने अभी बताया था, अकेले खेलते थे. Pretend play. ये शायद मैंने अपने उसमें नहीं बताया होगा. तो जो pretend play जो अक्सर टिपिकल बच्चे करते रहते हैं, कुछ भी, मेरी गुड़िया, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, like that, these children don't do that. So pretend play is often limited or absent in children with ASD. ASD is more common in dash than in girls. We just said more common in boys. Let's see the first one. Which of the following is not a common characteristics of ASD? इसमें से कौन सा ऐसा है जो ASD का common characteristics नहीं है? कौन सा नहीं है? Obviously C, excellent athletic ability. Autism spectrum disorder is usually diagnosed by the age of 1 year, 1.5 years. A child with ASD may have difficulty understanding
what? Emotions and facial expressions. Next, echolalia refers to repeating others' words or phrases. Next, which professional is commonly involved in the diagnosis of autism? Pediatric neurologist. What does S in ASD stand for? Spectrum? Very good. Which therapy focuses on improving communication skills in ASD? Speech therapy. Very good. Next, which of these is a common sensory issue in autism? Difficulty with loud noises. Children with ASD often struggle with understanding jokes and sarcasm. Next, which of the following is a common educational approach for ASD? Obviously, multisensory teaching. So this is all for today. I think you have understood what is spectrum. And if you have any doubts, please do ask me and write your comments. I'm waiting for your comments. Thank you very much.